तो दोस्तों कैसे हो आप सभी भैया। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो भैया मैं पवन आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल भैया फिजिक्स वाले भैया में। तो दोस्तों आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पिछले पार्ट में भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ मोस्ट वेरियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे थे। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करते रहता है। तो इस समय में आपको सबसे ज्यादा जो मेन काम बनता है वो होता है कि भैया जितने सारे भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आप देख लो सही तरीके से, सही ढंग से आप उन्हें देख लो। ठीक है, तो ये चीज होती है भाई। बाकी आपकी मेहनत अच्छी तरीके से कर रहे होगे आप। ठीक है, अब थोड़ा प्रेशर ले लो यार, थोड़ा सीरियस हो जाओ अब एग्जाम को लेके। अब मिनिमम 20 से 25 दिन यही तो शेष रहेगा ना। चलो कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। और एक क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने कुछ ज्यादा हद तक इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका आंसर आपको भी पता होगा कि भैया मान लो अगर मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कटाता भी हूँ, ठीक है, जैसे मान लो एक इधर से जा रही है एक इधर से जा रही है। अब भैया मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या कर दिया, आपस में कटा दिया। अब भैया आपस में कटा तो दिया, अब यहाँ पे क्या एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे जो मील कटान बिंदु यहाँ पे बन रहा है ना, जहाँ पे दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो भैया आपको पता होगा कि जो चुंबकीय सॉरी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उससे अगर आप एक स्पर्श रेखा खींच दो तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यतीत करती है, राइट। जैसे कि मान लो मैं यहां से इस रेखा से, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर इस रेखा से मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूं तो एक इस चीज को व्यक्त करेगी, ये व्यक्त करेगी हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ओके, और यहाँ पे सेम कंडीशन इस रेखा से भी हो सकता है, इस रेखा से भी अगर मैं स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये हमारा क्या दिखाएगा, ये भी हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। यानी कि मैं इसे अगर A1 दिखा दूं, अगर इसे मैं A2 दिखा दूं, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ से भैया एक ही पॉइंट एक ही है, लेकिन एक पॉइंट से विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों तरफ है। यानी कि एक पॉइंट से विद्युत क्षेत्र की दिशा दो तरफ, यानी कि दो दिशा में क्या हो रही है, निर्धारित हो रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है कभी कि भैया एक ही पॉइंट से दो दो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो व्यतीत हो रही है? पॉसिबल है? कभी नहीं है। क्यों? तो विद्युत क्षेत्र का कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु पे क्या हो जाता है, कटान बिंदु पे क्या हो जाता है, कटान बिंदु पे हमारा दो स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। ठीक है, कटान बिंदु पे हमारा दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो उससे हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो कि दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। तो याद रखना इसी वजह से। चलो अगला क्वेश्चन है कि धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभवी तल को परिभाषित करें। तो आपको पता है कि धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। तो आपको पता है कि धारावाही चालक में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है शून्य। ओके, ये चीज तो आपको पता ही है। बाकी रह गया समविभवी तल की परिभाषा। तो समविभवी तल की परिभाषा की बात कर ली जाए तो वैसा तल या फिर विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वैसा तल जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन से देख पता चल रहा है कि समविभवी तल, ठीक है, समविभव यानी कि समान विभव, ठीक है, समान विभव। तो समविभवी तल यही होता है, इसके हर एक पॉइंट पे विभव का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ओके जी, चलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आपको परिभाषित करना है तथा इसका मात्रक भी आपको बताने हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? तो भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारा, कोई बता सकता है? ठीक है, पता है तो जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट करके बता दो भैया। ठीक है, नहीं पता तो फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक्चुअल में होता क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का जो परिमाण हमारा होता है, ठीक है, याद रखना, एक आवेश का परिमाण, ठीक है, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और P बराबर क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे हमारे पास दो आवेश है, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने दो आवेश ले लिया, जैसे कि यहाँ पे मेरा पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू आवेश ले लिया, यहाँ पे हमने माइनस क्यू आवेश ले लिया। ओके, इसके बीच की दूरी मैंने कुछ मान ले रहा हूँ, इसके बीच की दूरी मैं मान ले रहा हूँ आर, ठीक है, या फिर मैं एल एल लिख लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसे दो पार्ट में करूँ तो एल एल पार्ट में बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी कुल लंबाई जो हो गई वो हो गई भैया 12। ठीक है, इसकी कुल लंबाई क्या हो गई, 12 हो गई। अब यहां से चीजें समझो, अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं भैया, पहला चीज मैंने क्या बोला कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का जो परिमाण होता है, ठीक है,
चलो मैंने एक आवेश का परिमाण ले लिया, एक आवेश का क्या कर लिया, मैंने परिमाण ले लिया, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है हमारा 12 है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 12। यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला बन गया P बराबर 2QL। यही तो होता है ना हमारा विद्युत विधुर आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसका ऐसा ही मात्रक भी पूछ रहा है क्या, बिल्कुल। तो Q का हमारा हो जाएगा कूलम्ब, इसका हो जाएगा हमारा लेंथ है तो कूलम्ब मीटर हो जाएगा इसका ऐसा ही मात्रक, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया जी, कूलम्ब मीटर हो गया। चलो आगे बढ़ जाओ। विद्युत फ्लक्स क्या है इसका आपको मात्रक भी बताना है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है जी, ठीक है, किसी सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वही तो हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है, वही हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। एक मिनट रुकना, सॉरी, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या है, एक मिनट रुक जाना, मैं फिर से बना दूं जी। किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फाई बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू डी है, ठीक है, ई इंटू डी है। ये हमारा होता है जी विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स बेसिकली क्या बताता है कि कोई सतह से होकर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वही हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक सतह बना रहा हूँ, ठीक है, कैसा भी सतह मैं बना रहा हूँ। अब यहां से भैया गुजर रहा है, यहाँ पे बताओ मैं विद्युत फ्लक्स का अगर आपसे वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताओगे, दो बताओगे, क्योंकि यहाँ से इस सतह से होकर दो ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। लेकिन अगर मैं एक और ऐसा सतह लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा करता हूं कुछ, और ऐसे 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 ऐसे, अब बताओ कितने गुजर रहे हैं, कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहे हैं, तो गिनोगे, एक दो तीन चार गुजर रहे हैं, यानी कि फाई का वैल्यू हमारा क्या आ गया, चार आ गया। अब कहोगे कि ये बाहर वाला, तो बाहर वाला तो से हमको कोई मतलब नहीं है, उस सतह से होकर जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उससे हमको मतलब है, राइट। चलो जी, 9वां नंबर क्वेश्चन, गॉस प्रमेय बताइए तथा इसके अनुप्रयोग को भी आपको बताना है। तो गॉस प्रमेय क्या होता है, गॉस प्रमेय के लिए एक शर्त होता है कि आपको बंद सतह ही लेना है, ठीक है। और मान लो इस बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश है हमारा Q, ठीक है, और इस बंद सतह से होकर गुजरने वाली जो भी विद्युत फ्लक्स होगी, यानी कि जो भी फाई का हमारा वैल्यू होगा, ठीक है, फाई का जो वैल्यू होगा वो इसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। फिर से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। गॉस का प्रमेय आपको बताना है। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है कि किसी बंद सतह से होकर इस जो गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स होती है यानी कि फाई, वो इसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होती है, यानी कि ऐसा देख सकते हो, ठीक है। तो फाई बराबर क्यू बटा का ε0, ये हमारा फाइनल गॉस का प्रमेय आ गया। और गॉस के प्रमेय के ऊपर आप एक स्पेशली डिटेलिंग में चीजों को समझना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप जाके उसे अच्छी तरीके से देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, अच्छी तरीके से चीजों को समझ सकते हो, क्योंकि वहां पे मैंने एक्सप्लेन करके बताया रखा है, ठीक है। चलो जी, इसके अनुप्रयोग भी पूछ रहे हैं, तो इसका अनुप्रयोग हम लोग पॉइंटेड चार्ज के कारण, ठीक है, पॉइंटेड चार्ज के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक पॉइंटेड चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में हम लोग इसका यूज करते हैं, पॉइंटेड चार्ज के कारण, विद्युत आवेश के कारण। अब आपेक्षिक परावैधुता क्या होता है, आपेक्षिक परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट हमारा आपेक्षिक परावैधुता कहलाता है। अब एक क्या बात होगी, जी हाँ, एप्सिलॉन हमारा है किसी माध्यम का विद्युतशीलता या फिर किसी माध्यम का परावैधुतांक कह लो आप, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की परावैधुता है, निर्वात की, और ये हमारा माध्यम की है, ठीक है, ये हमारा कोई मीडियम का है और ये हमारा निर्वात का है। तो भैया यही चीज होता है, यही बेसिकली बातें होती है, समझ रहे हो चीजें, कि माध्यम की परावैधुता और निर्वात के परावैधुता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं जी, आपेक्षिक परावैधुतांक कहते हैं, आपेक्षिक परावैधुता कहते हैं, ओके। तो यही सब चीजें हैं, 10 क्वेश्चन आज के इस क्लास में कर लिए, बेसिकली 5 हमने पिछले क्लास में करे थे, 5 हमने आज के इस क्लास में करे। तो कैसा लगा आप सभी को आज का सेशन, प्लीज आप कमेंट करके बता देना। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे कर सकते हो, पीपीटी पीडीएफ के लिए कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप, मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ और मैं बोलता भी हूँ कि हाँ भैया मैं फ्री में कर रहा हूँ, तो मैं फ्री में करता भी रहूंगा इन द फ्यूचर। मैं कभी भी आपसे 1 भी रुपए की खर्ची नहीं लेने वाला, 1 भी रुपए मैं आपसे नहीं लेने वाला। तो प्लीज आप सभी हमें सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तो रेडी हूँ, एग्री में करता हूँ इस चीज से। और बाकी एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ, कुछ ऐसे भी टीचर हैं, मैं उन्हें टीचर नहीं कहता यार, एज अ क्रिएटर बोलता हूँ, क्योंकि उन्हें बस सब्सक्राइबर से मतलब होता है, व्यूज से मतलब होता है, भैया उनको पेमेंट से मतलब होता है, जो भी गूगल एड्स के थ्रू, सॉरी, जो एडसेंस आता है ना, एडसेंस अकाउंट, उससे उनका जो भी पेमेंट आता है बस वो उसी के लिए मेहनत करना। अगर ऐसा कोई यूट्यूब की तरफ से अपडेट आ जाए कि भैया क्या करो कि मैं आज से पेमेंट किसी को नहीं देने वाला, यानी कि आपकी वीडियोस पे बैड नहीं आने वाले, तो पता है क्या होगा, सारे टीचर आपको पढ़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि सबको मतलब होता है यार पैसे से, ठीक है, क्यों, तो वैसा मैं नहीं करता कभी भी। बाकी वो लोग तो ठीक है, चलो मान लो सही है, खुद की कोर्सेस है, खुद की एप्लीकेशन है, खुद की ब्रांड बिल्ड कर रहे हो आप लोग, वो चीज तो सही है।
लेकिन भैया पीडीएफ तो कम से कम फ्री में प्रोवाइड करा दिया करो। और पीडीएफ के लिए मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे 500 रुपए दे देते हैं कि हाँ भैया मेरे को इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। भैया सिलेबस पढ़ लो, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता, तो वही बेटर है आपके लिए। तो पैसा वगैरह खर्चा मत करो, जितना ज्यादा हो सके। अब तो टाइम भी अब निकल गया, ठीक है। कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो कि कह रहे हैं कि भैया आप 10 दिन बच्चे, 10 दिन में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसे पढ़ के पास हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मेहनत करो, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलने दो, ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए, मैं लेकर आ जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, थैंक यू सो मच।